पश्चिम हो गया आपका जी कुशवाहा जी के यहाँ मैं आया हूँ। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और बिहार प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के रह चुके हैं। मैं उनसे पूरा परिचय लेता हूँ, मैं उनसे सीधे बात करता हूँ। लगातार ये सुर्खियों में रहे हैं और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में भी लोगों से मिलने का काम किए हैं। परवीन जी से बात करता हूँ, उसकी निजी जिंदगी के बारे में बात करूँगा। परवीन जी क्या नमस्कार, क्या आपको लग रहा है कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में घर में है, लोगों से आप मिल भी रहे हैं, मैंने आपके भाई से भी मिला था, क्या आपको लग रहा है सरकार इस पूरे मामले में लगातार लॉकडाउन कर रही है? कोरोना महामारी है, बीमारी नहीं। और इस महामारी जैसे संकट को पूरा विश्व झेल रहा है और हमारा भारत देश विश्व में कहीं अव्वल ना हो जाए, इसकी चिंता सता रही है लोग ये सोच रहे हैं कि आज जो हालात हैं वो हमें विश्व में अव्वल करने की स्थिति में है। जहाँ विश्व गुरु बनने की दिशा में लोग काम कर रहे थे, अब पता चल रहा है कि महामारी में हम सबसे आगे जाने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है कि लगातार सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है और जो है लॉकडाउन के बाद जो स्थिति है, चलिए मैं आपके अंदर हाउस पे चलता हूँ और फिर अंदर बात करता हूँ। सरकार की जो स्थिति है उससे कितना आप संतुष्ट है? कोरोना जैसी गंभीर बीमारी सरकार अगर जरा भी गंभीर होती तो इस बीमारी में भारत का ये हाल न होता, भारतवासियों का ये हाल न होता। आज भारत अगर इस हाल में है, इस महामारी में, तो उसकी वह सिर्फ केंद्र सरकार की देन है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में जो आम लोग हैं, जो ठेला चालक है, रिक्शा चालक है, जो काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार है, जो जिनको एक एक दाने के लिए दिक्कत है, वैसे लोगों के बारे में क्या कहिएगा परवीन जी? नीतीश कुमार जी तो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं और जब वो सिरमौर हैं इस बिहार के, तो उनको राज्य के जनता के जान की चिंता होनी चाहिए। उनको यह चिंता होनी चाहिए कि वो किस तरह से जो है राज्य के जनता का जान का रक्षा करेंगे। मगर इस वक्त भी वो चुनावी रणनीति में उलझे हैं, चुनावी गणित में उलझे हैं। स्पष्ट है कि उनको बिहार के आम आवाम से कोई वास्ता नहीं रह गया है। वो किसी तरह से दोबारा सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जबकि वो भी मुगालते में है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भाजपा है, जदयू है, क्या आप कांग्रेस का समय लौट रहा है? अभी कांग्रेस ने धरना भी दिया था कांग्रेस कमेटी में, वहाँ आपकी मौजूदगी नहीं थी, क्या कारण है? उसके पहले हम लोगों ने पेट्रोल डीजल के मूल्यवृद्धि पर गाड़ी खींचा था कचहरी चौक पर। हम लोग अपने अपने जगह पर काम कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ नहीं होंगे तो कहीं और धरने में होंगे, उसका कदापि कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, क्या लगता है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या आप सुधरने जा रही है? लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति जग रहा? देखिए, कांग्रेस अपने नीति और सिद्धांत पर काम करती है। कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया, इस वजह से सत्ता से दूर रही। कांग्रेस ने कभी अगर नहीं छोड़ा तो अपना धर्मनिरपेक्षता का राह नहीं छोड़ा और उसके वजह से बिहार को कई बार कुर्बानियां देनी पड़ी। बिहार के तमाम कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेसजन जानते हैं कि कांग्रेस पुनर्वापसी कर सकती है, मगर बावजूद उसके सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष शक्ति को देश में मजबूत करने के लिए बार बार समझौता करते हैं और उस समझौते के तहत हम लोग बीजेपी को हराने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है राशन कार्ड की स्थिति थी और लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग मतलब मौत भी हो रही है, लोगों की पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। सरकार की नीतीश कुमार की क्या कहिएगा? बिहार सरकार के नीतीश कुमार जब डीएम पॉजिटिव हो गए तो वो यहाँ से रातों रात रवाना हो गए पटना और दिल्ली के लिए, दिल्ली चले गए। सीएम के आवास में पॉजिटिव निकलने लगा तो वहाँ अस्पताल बना लिया गया, वहाँ डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। हालांकि बाद में उसे वापस लिया गया, लेकिन सोचनीय यह है कि आम जनता का क्या होगा जो सड़कों पर तड़प कर अभी आत्माराम मेडिकल हॉल में आपने कहा कोई गिर गया, चाहे इस तरह की जो भी बातें होती रही हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज अररिया से आए हुए बिहार का एक बड़ा अस्पताल है भागलपुर समझ लीजिए कि IGIMS के तरह काम करता है भागलपुर में, जो पूरा आधा झारखंड और आधा बिहार का इलाज करता है। इतने बड़े अस्पताल में अररिया से आए एक पेशेंट का डायलिसिस होना है, 11 दिन से उसका डायलिसिस पेंडिंग है और वो पॉजिटिव पटना में आया था और आज उसका जांच कराना मुश्किल हो रहा है। जांच अब तक नहीं हो पा रहा है। अभी भी हमने डॉक्टर साहब से बात की है, कोशिश किया है कि हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी के इलाज की क्या संभावना देखते हैं आप? किसकी लापरवाही मान रहे हैं?
सीधे सरकार की लापरवाही है, इसमें कहीं और कोई बात है कहाँ? मैंने पहले इसलिए कहा महामारी है कि जैसे बीमारी होती है तो लोग अपने परिवार को यहाँ वहाँ इलाज कराने के लिए भटक लेते हैं, कर लेते हैं। ये महामारी है, ये सीधे जिम्मेवारी सरकार की बनती है। सरकार को चाहिए आम आवाम के सुविधा का ख्याल रखना, आम आवाम को जो मुहैया नहीं हो रहा है वो कराना। आप लॉकडाउन लगाते हैं, जब लॉकडाउन लगाना था उस वक्त आपने खुला रखा, नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम किया। उस वक्त आप लगातार जो है मध्य प्रदेश में सरकार बदलते रहे और आज जो है फिर से लॉकडाउन चालू हो गया। इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे आदरणीय राहुल जी ने पहले ही कहा था, 12 फरवरी को ही कहा था कि आप लॉकडाउन लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा किट जांच का मंगाइए। जब लॉकडाउन लगाए उस वक्त जांच के लिए कुछ नहीं था, आप थाली पिटवा रहे थे, दीप जलवा रहे थे। स्पष्ट है कि सरकार के पास न कोई नीति है, न कोई नियत है उसका कि वो कुछ आम आवाम की भलाई के लिए कर सके या इस महामारी में आम आवाम को संकट से उबार सके। आप जो घोषणाएं करते हैं, ऋण देने की घोषणाएं करते हैं, वो तक अमल में बैंक में नहीं आ रहा है, उसको भी आजमाने देखने की जरूरत है। आम आवाम को जो आप खाना मुहैया कराने के, अनाज मुहैया कराने की बात करते हैं, वो भी एक तरह से देखा जाए तो वो फेकअवल करने वाली बात है। राज्य सरकार कहती है केंद्र से नहीं आया, केंद्र सरकार कहती है हमने इतना भेज दिया। हर रोज उस पर एक अलग अलग बयानबाजी के बल एक ही पैकेज को बताने के लिए 5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और आज 50 दिन के बाद भी वो पैकेज जनता तक नहीं पहुंचता है। इस पर क्या कहा जाए? ऐसी सरकार के बारे में कुछ बोलना हमारी तौहीनी है। जनता खुद देख रही है अपने नज़र से और वही सबक सिखाएगी। कांग्रेस ने अगर नहीं किया तो कभी ये नहीं किया कि उसने लबकुश का नारा नहीं दिया। कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया तो वो ये नहीं किया कि उसने कभी नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो। उसने जातीय उन्माद नहीं फैलाया, उसने सांप्रदायिकता को उभरने नहीं दिया, इन जगहों पर समझौता नहीं किया। तो ऐसे हालात में आम जनता ही जब देखेगी कांग्रेस की ओर कि कांग्रेस कितनी तटस्थ पार्टी है, कैसे सबके बारे में सोचती है, सर्वधर्म समभाव की बात करती है, जिस पर जनता को ये समझ आ जाएगा, जनता उठ के खड़ी हो जाएगी कांग्रेस के पक्ष में और इन लोगों का दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। मैं एक ब्रेक लूंगा, फिर परवीन जी से पूछूंगा कि कांग्रेस कमेटी के बारे में अच्छी बात कही है कि धर्म के नाम पर कांग्रेस कभी किसी जाति के नाम पर वोट बैंक बांटते हैं कि लोग बांटते हैं, काम कांग्रेस ने नहीं किया है। एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस में बड़ा काम किया है, परवीन जी कुशवाहा जी ने बड़ा काम किया है भागलपुर में। मैं इनसे पूछूंगा विकास दुबे के मामले में। मैं फिर एक ब्रेक लेता हूँ। विकास दुबे के बारे में पूछते हैं। जिस तरह एक मुठभेड़ किया गया, महात्मा गांधी जी की मौत हुई, इंदिरा गांधी जी की हुई, राजीव गांधी जी की हुई, लेकिन जिस तरह मुठभेड़ हो रहा है, अब पुलिस मार रही है यूपी में लोगों को, लगातार तरह तरह का सोशल मीडिया पोस्ट देखा जा रहा है। परवीन जी पूछूंगा, क्या यूपी पुलिस की जो कार्यशैली है, लगातार ये जो विकास बड़ा अपराधी है, महिमा मंडन करना उचित नहीं है, लेकिन जो पुलिस की जो कार्यशैली है उससे कितना संतुष्ट है? ये कार्यशैली पुलिस की नहीं है, ये कार्यशैली आरएसएस की है, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। ये कार्यशैली उन नेताओं की है जो हमारे राहुल गांधी जी को आज चुनौती देते हैं। हमारे राहुल गांधी जी को आप देखिए, यंग युवा नेता हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पिता के हत्यारे को माफ़ी तक दे दी। आप ये सोचिए कि गांधीवादी कैसे होते हैं। तो हमारी नीति गांधीवाद की है, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं इसलिए ऐसे हैं, और वो गोडसे को मानने वाले लोग हैं इसलिए वैसे हैं। इसमें कहीं पर जो है कोई अपराधी और कोई पार्टी की बात नहीं है, ये सीधे सीधे आरएसएस और कांग्रेस की नीति की बात है। क्या आपको लगता नहीं है कि इतने लोग सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, एक अपराधी को मार दिया है, 5-6 लोगों को मुठभेड़ में पुलिस ने मारा है, क्या कहीं न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट के जज को इसकी जांच करानी चाहिए या नहीं? सरकार का दायित्व होता है कि अगर अपराध हुआ तो उस अपराधी को पकड़कर अंजाम तक पहुंचाने की, लेकिन अंजाम तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है निश्चित रूप से वो सही नहीं है और इस तरह से कोई भी इंसाफ नहीं किया जा सकता है। ये इंसाफ के बदले जो खून के बदले खून वाली कहानी है वो दोहराई जा रही है, इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ी बात कही है परवीन जी ने कि खून के बदले खून वाली जो चीज है वो नहीं होनी चाहिए। कानून का काम कानून करेगा, संविधान है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। मैं फिर दूसरे मुद्दे पर बात करता हूँ, इस सब पे एक ब्रेक लेता हूँ। आपकी विधानसभा चुनाव नजदीक है, पूछता हूँ कि क्या कांग्रेस की बड़ी पार्टी है और बड़े बड़े ओहदे पर आप है, क्या इसी स्थिति में चुनाव होना चाहिए, विधानसभा चुनाव?
यथा राजा तथा प्रजा, क्या करेंगे आप और हम। जब अभी अभी आपने कानून की बात की, जब मुख्य कानून है कि चुनाव करा देना, जो बोले वो कानून बन जाता है। सरकार को नहीं दिख रहा है कि आम आवाम की हालात क्या है, क्या लाइन लगाकर वो वोट दिलवाने की स्थिति में है सरकार। क्या सरकार रैली करने के लिए तैयार है, रैली का परमिशन देगी किसी पार्टी को। अभी भी हम नालंदा जिला के प्रभारी बनाए गए हैं, हम वर्चुअल मीटिंग तो यहाँ से ले लिए, लेकिन हमने कहा कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है मैं आऊँगा। क्या संभव होगा कि इस वक्त मैं जाऊँ और मीटिंग करूँ, और मीटिंग करेंगे तो क्या मुकदमा नहीं किया जाएगा हम पे। ये सरकार सिर्फ जैसे तैसे चाहती है कि हम पुनर्वापसी कर ले सत्ता में, जो नामुमकिन सा दिखता है। जिस तरह से हजारों किलोमीटर पैदल चल के प्रवासी मजदूर आए, जिस तरह से लोगों को तड़पते हुए अस्पताल के गेट पर देखा गया, पीएमसीएच तक में देखा गया, ऐसे हालात में कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि जनता जो है इस सरकार को वोट भी करेगी। आज जो हालात है, भूख मरने को मजबूर है, आत्महत्या करने को मजबूर है। आत्महत्या का केस देख लीजिए आप किस हद तक बढ़ गया है। बड़ा अच्छे बिंदु आपने कहा। आत्महत्या के बढ़ते हुए संख्या को देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार के खिलाफ कितना आक्रोश होगा। लोग जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनकी क्या हालत होगी, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी क्या हालत होगी। उनको कोई सहायता पहुंचाने के बजाय उनके साथ भी मोदियापा किया गया, उनको भी एक ऋण का पैकेज अनाउंस कर दिया गया। आपको याद होगा एक बार पैकेज अनाउंस किया था प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय, और सारे पैसे को बिहार का उसी में कंपाइल करके भेज दिया गया और बोला गया कि ये पैसा जो है भेजा जा रहा है पैकेज का। जबकि जो पैसा नॉर्मल आता है उसके अतिरिक्त जो पैसा आया वो पैकेज कहलाएगा ना। इस वक्त भी वो सारे पैसे को ऋण योजना में डाल दिया गया है। छोटे व्यापारी ऋण ले सकते हैं। क्या अभी नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं? हो सकता है। सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई किट के अलावा अभी कोई रोजगार नहीं है। आप देख रहे हैं कि खड़ा हो रहा है, इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। मगर ये निकम्मी सरकार ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि आज ऋण लेने वाला कोई नहीं मिलेगा उनको, और ऋण ले लिया तो रोजगार कहाँ करेगा। और अगर सृजन कर लिया कोई रोजगार से, कोई कारखाना बैठा लिया, कोई सामान सृजित कर लिया तो उसको कहाँ बेचेगा। समस्याओं पर ध्यान इस सरकार का है नहीं। लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए हर संभव प्रयास करती है कि जब ये मुद्दा खड़ा हो गया तो दूसरा कर दो, दूसरा मुद्दा नीचे हो गया तो तीसरा कर दो। इनका मीडिया में इस तरह से पूंजी लगा हुआ है, इनके जो पूंजीपति मित्र हैं उनके पूंजी से मीडिया जिस तरह से फल फूल रही है, एक पूरा धड़ा मीडिया का जो है इस कार्य में लगा रहता है कि किस मुद्दे को ऊपर ले जाना है, किस मुद्दे को नीचे लाना है। न्यूज के अप एंड डाउन्स में ये पूरी इनकी जो कॉरपोरेट घराने की टीम है वो लगी रहती है। ये बात नहीं है कि रिपोर्टर के कलम की धार कुंद हो गई। ये बात नहीं है कि आप जो हमारा फोटो वीडियो फुटेज ले रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे, आप नहीं दिखाना चाहते हैं। मगर जब कंपनी के में जाता है ये फुटेज और ये कलम का लिखा हुआ, उसको बदल दिया जाता है। उसके मालिक उसको चाबुक लगाते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा लिखो। तो रिपोर्टरों पर हमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं कि आज भी पत्रकारिता चौथे स्तंभ के रूप में मानी जाती है। अगर उस चौथे स्तंभ में जो पंजीपतियों की पूंजी लग गई है वो दीमक की तरह उसे खाए जा रही है। इसीलिए कौन जिम्मेदार है? बिहार के मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, उसमें कहाँ संदेह है कोई। देखिए, लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बड़ा नाम है, प्रधानमंत्री है देश के। प्रवीण जी ने एक बड़ी आरोप लगा दिया है, बड़ा विवादित बयान दे दिया प्रवीण जी। क्या आपको लगता नहीं है कि बड़ा विवादित बयान है कि मीडिया प्रेशर में काम कर रही है? कैसे आपको कहिएगा? मीडिया का एक पूरा धड़ा जो कॉरपोरेट घरानों के द्वारा हाल के दिनों में पिछले इस सरकार के समय में खरीदा गया है, वो मीडिया लगातार इस काम में ही लगी हुई है कि किस तरह से मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए और कांग्रेस के कार्यों को नीचे दिखाया जाए। किस तरह से वो तकसीला अगर गया में बोलते हैं तो उसको रिपीट न किया जाए, और किस तरह से राहुल जी अगर कोई बात न भी बोले हो तो उसको प्रसारित किया जाए। ये कार्य इसलिए मीडिया का कार्य नहीं है। एक बड़ी बात कही है परवीन जी ने, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। देखना पड़ेगा पत्रकारों को भी कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है। लोग लगातार पत्रकार पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। चौथे स्तंभ पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। पाक साफ पत्रकार एक साफ सुथरी बात रखनी चाहिए आम जनता के सामने में। परवीन जी, आपको क्या लगता है कि अखबार प्रेशर में है, सोशल मीडिया के लोग भी बड़े बड़े रिपोर्टर प्रेशर में है? बिहार में एक बड़े अखबार को विज्ञापन मिलना भी सुनते हैं बंद हो गया है। देखिए,
जो प्रेशर में नहीं है हाँ। वो दिख जाते हैं आपको, सोशल मीडिया पे हो या कहीं से भी हो। जो दिखने वाले हैं वो रुकते नहीं, सच्चाई को कोई घटा रोक नहीं सकता। तो जो सच्चे पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता जगत में अपना नाम ऊंचा कर रखे हैं, जो चाहते हैं कि सच्चाई को हम दिखाएं, वो निश्चित रूप से किसी न किसी कोने से सूर्य की तरह उदय होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो उसी काम में लगे हुए हैं, लिप्त हैं, जिनकी संलिप्तता है पूरी तरह से इस सरकार के साथ कि मुद्दों से आम आवाम को भटकाना है, आम आवाम को वही दिखाना है जो उनका मालिक कहता है, तो ऐसे मीडिया को क्या कहते हैं। देखिए, कुछ बड़े मीडिया पर उंगली उठाई है परमीन जी ने, कहा है कि कुछ अलग दिखा रहे हैं, जो कहा जा रहा है वही दिखा रहे हैं, जो सच्चाई है उसको अलग किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मीडिया है यदि वह कर रहा है तो सच्चाई को आपको आम जनता के सामने रखना। फिर मैं दूसरे बिंदु पर बात करता हूँ, कुछ पारिवारिक जीवन के बारे में बात करूँगा, जिंदगी के बारे में बात करता हूँ। परमीन जी से बड़े भाई है, मैंने दीपक जी से मुलाकात की थी, उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी बात भी कही थी। क्या आपको लगता है पारिवारिक जीवन इस कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में, बच्चा है, मैंने बच्चे से मुलाकात की थी, बड़े भाई का भी इंटरव्यू लिया, क्या लग रहा है परवीन जी? भागलपुर की जनता को बताइए, बहुत कम लोग जानते हैं पारिवारिक जिंदगी के बारे में। देखिए, जागरूकता इस बीमारी का एकमात्र इलाज है और उसके अतिरिक्त और कोई भी बात जो है कोई इलाज नहीं है। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, तो इसमें जितना दूरी बनाकर रखा जाए उतना ही फायदेमंद है। तो हम लोग भी भाई लोग गांव में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, बड़ा माँ की सेवा आप कर रहे हैं, माँ आपके पास है, छोटे हैं परिवार में आप, माँ की बड़ी सेवा, माँ का बड़ा आशीर्वाद आपको है, माँ मानती भी आपको, माँ पिताजी माँ के बारे में हमारे बताइए। साथ रहते हैं, रहे हैं हाँ और अब भी हैं। हाँ, वो लोग भी आते जाते हैं, हम लोग भी यहाँ से वहाँ जाते आते रहते हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग मिलते जुलते रहते हैं, सब अपने अपने घर में अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, सबका अपना अपना क्षेत्र। नहीं, मैं सवाल पूछा था दीपक जी से, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, यदि कोई भाई मेरा कुछ भी कहता है तो मैं सब काम छोड़कर उनके लिए तैयार हूँ। क्या कहिएगा आप? नहीं, उस पर हमको कोई संदेह भाइयों पर कभी नहीं हो सकता, किसी को नहीं होना चाहिए। कैसा मानते हैं दीपक और राजीव को, कैसा आप मानते हैं? दोनों भाई आपके हैं और माँ की बड़ी सेवा की है, माँ से बड़ा दिल है, माँ आपके पास है, माँ का आशीर्वाद भी है, आप दुर्गा जी का पूजा भी करते हैं, जाते हैं। तो हमारे यहाँ चारों नवरात्रा होता है मंदिर में, हाँ, चारों नवरात्रा हम कराते हैं, वहाँ पूजा पे बैठते हैं हर समय। और अभी भी आप सावन में पूरा जाएंगे तो देखेंगे अभिषेक हो रहा है, पूरा महीना अभिषेक हो रहा है। वो सब कार्य रोज का काम है। तो हम लोग का पारिवारिक काम है और खानदानी काम है। तो पिताजी ने मंदिर बनवाया, हम लोग के पास उतना पैसा होता तो हम लोग दिल्ली में फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन पिताजी ने अपना हृदय रखा कि उतना बड़ा मंदिर बना कर दिया है। अब उसकी सेवा शुश्रूषा भी उसी तरह से की जाती है। तो दोनों माता का ख्याल हम पूरी तरह से रखते हैं। नहीं, माँ का बड़ा प्रभाव रहा, आप माँ को मानते भी हैं, अपने पास रखे हुए। माँ के बारे में बताइए, भागलपुर की जनता जाने, बड़ी आप सेवा माँ की कर रहे हैं। पिताजी के बाद माँ ही तो रह गई है, तो सेवा नहीं कैसे कर सकता? ऐसा कैसे हो सकता है ना करें? क्या आपको लगता है कुछ बचपन की बात बताइए जो आप काफी माँ के आप दुलारे रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। समय समय पर जैसे जैसे सबकी शादी होती गई, लोग अलग होते गए और माँ बाबा जी मेरे साथ रह गए, सबसे छोटे हम थे, हमारे साथ रह गए, तो आज तक हमारे साथ। क्या कोई वैचारिक मतभेद, कभी कोई मन में कोई भेद रहा, कभी कोई प्रकार का? दीपक जी ने कहा था कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद तो हर कोई एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसमें कोई संदेह थोड़ी है। उनका विचार कुछ और हो सकता है, हमारा विचार कुछ और हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मंदिर जाते हैं, कब कब जाते हैं मंदिर? तो हमेशा जाते हैं, चारों नवरात्रा में 40 दिन जाते हैं। हाँ, और बाकी जब भी यहाँ भागलपुर रहते हैं तो भागलपुर के लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने बाल बच्चे परिवार है? बेटा पढ़ाई कर लिया, बेटा की शादी की है, लेकिन कुछ बताइए। बेटा बेटी इतना शादी कर लिया। हाँ, क्या कर रहा बेटा? कहाँ तक पढ़ाई किया? पा लिए। बेटा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है। बेटी कार्मल से पास करके वेलम गर्ल्स स्कूल से पास की +2। ग्रेजुएशन वो सेंट जेवियर्स मुंबई से की। तो क्या सुखी परिवार है, शांत है एकदम? हमको तो सुखी लगता है। हाँ, क्या आपको लगता है कि मतलब पारिवारिक जीवन में भाइयों से दूरी बनाकर भी आपस में एक प्रेम बना हुआ है? क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग 3 भाई है, 4 भाई है? नहीं, भाइयों से दूरी कोई नहीं, वो सबका अपना अपना घर है। हाँ। आप देखे होंगे वहाँ गए होंगे तो उनका घर है। हाँ। सबका अपना अपना घर है, अपने अपने बीवी बाल बच्चे के साथ सब रहते ही है।
दूरी तो जाम की स्थिति को लेकर काफी लोग परेशान है। किसी मंत्री भी जाम में फंस गए थे। और यहाँ राजधानी ट्रेन के बारे में मैं उनसे पूछूंगा, और भोलानाथ पुल की जो समस्या लगाता है, और आपके विधायक भी हैं भागलपुर में, लेकिन आज तक भोलानाथ की स्थिति आज तक नहीं सुधरी है। पानी जाम रहता है और कोई राजधानी ट्रेन भी नहीं है, जाम की भी लगातार स्थिति बनी है। जाम की स्थिति तो आप देखेंगे विश्व भर में जाम है, और भारत में जिस भी शहर के लीजिए वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था स्लो हुई है। और वो स्लो होते होते सरकार की चेतना जब तक नहीं खुलती है तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो जाम की स्थिति से आपको निजात मिलेगा। जब चाहती है सरकार, जहाँ चाहती है सड़कें बना देती है। बनाती है तो वो आगे का कितने साल आगे का सोच के बनाती है। वो बनाती है तो उस पर कितना प्रेशर पड़ना चाहिए वो देख के बनाती है। मगर क्या ओवरलोडेड ट्रकें आप नहीं देखते हैं चलती हैं? क्या उसको चेक करने वाला कोई है? हेलमेट चेक करने वाले लोग चौराहे पे खड़े हैं। मगर क्या ओवरलोडेड ट्रकें जो रोड पर चलती हैं, जो नहीं चलना चाहिए, निश्चित रूप से उस सड़कों की खराबी के लिए वो जिम्मेवार है, उसको चेक करने वाला कोई नहीं होता है। बार बार बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 5 घंटा में कहीं से भी पटना पहुंच जाएंगे बाय रोड। क्या लगता है आपको कि 5 घंटा में कहीं से भी पटना पहुंच जाइएगा भागलपुर से भी आराम से? अभी तो रास्ता बदल बदल के पटना भी जाना पड़ता है। 5 घंटे के बदले 8 घंटा लग जाता है, लेकिन रास्ता बदल लीजिए तो 5 घंटे में पहुंच जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सब लोग रास्ता तो रोज बदल नहीं सकते हैं। सीधे रास्ते से जाना ज़्यादा उचित होता है, लोग दाएँ बाएँ होकर नहीं जा सकते। ये मुख्यमंत्री जी की सोच है, अच्छी सोच है। इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए था उनको। जब ये पूरा 5 साल रहे तो उन्होंने एक रोड को कंप्लीट नहीं करवाया कि भागलपुर तक बाईपास बन जाए या साहेबगंज तक बाईपास बन जाए। लोगों की आवाम की सुविधा थोड़ा दुरुस्त हो, यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो। शहर से बाईपास निकलने का जहाँ तक सवाल है, ना बढ़िया में बाईपास निकला, न सुल्तानगंज में बाईपास निकला, न भागलपुर में आपकी जो स्थिति है उद्घाटन हुए बगैर रोड की स्थिति आप देख सकते हैं क्या हालत है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? ठेकेदार जिम्मेवार है, अधिकारी जिम्मेवार है? क्या आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं अधिकारी भी जिम्मेवार है इसके लिए? अगर आप लोग बातों को घुमाना चाहें तो जनता भी जिम्मेवार हो सकती है, क्योंकि जनता ही वोट देकर सरकार बनाती है। जनता ही सीधे तौर पे जिम्मेवार है। जिस दिन जनता सोच लेगी कि सरकार को बदलनी है, ये सारे काम स्वतः हो जाएंगे। आज काम दिया जाता है, ठेकेदार को ठेकेदारी दी जाती है रोड बनाने के साथ साथ उसके मेंटेनेंस की भी, लेकिन उसके रख रखाव के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसका सही समय पे उपयोग हो ये नहीं देखा जाता है। वो उपयोग ठीक बरसात के समय हो रहा है। अभी एक मंत्री ने बयान दिया था, मैंने उस पर लिखा भी था कि ये तो केवल चुनावी समय में वारे न्यारे करने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। अभी सड़क बनेगा जब बरसात के समय तो वो कितना मजबूत हो पाएगा, वो किस तरह से काम कर पाएगा आगे भविष्य में। तो निश्चित है कि ये सड़कें समय के हिसाब से बननी चाहिए, उसका रख रखाव समय के हिसाब से होना चाहिए, जो नहीं हो पाता। और ये सीधे सरकार की जिम्मेवारी है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जाम की स्थिति छोड़ दीजिए, एक भी ट्रेन राजधानी भागलपुर से नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आज तक DRO ऑफिस खोलने की बात थी, DRO ऑफिस भागलपुर में नहीं खुला। क्या कहिएगा, अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है। देखिए DRM ऑफिस के लिए हम लोगों ने कई बार धरना दिया, प्रदर्शन किया, स्टेशन पे धरना दिया, कांग्रेस की ओर से कई बार मांग की गई। लेकिन अब क्या है, सरकार बदलने के बाद इन लोगों के कंट्रोल में होता है कि सरकार जब बदली तो उन्होंने क्या किया। आप देखें कि किस तरह से यहाँ सावन के महीने में सबसे ज़्यादा पैसा सुल्तानगंज स्टेशन मालदा डिवीजन को देता था। उसका डेवलपमेंट क्या किया गया, छपड़ी लगा दिया गया, जमीन बना दिया गया, बस। उसके लिए क्या तैयारियां की जाती थी सावन के लिए, आप देखते होंगे। सावन महीने के पैसे से पूरा साल DRM ऑफिस चल सकता था, इतना पैसा यहाँ से जाता था। मगर रेलवे की सुविधा के नाम पर भागलपुर से कहलगांव से लेकर जहाँ तक कि वहाँ नदारत है। एक नवगछिया को स्टेशन बनाया गया, मॉडल स्टेशन, तो नवगछिया से भी बाईपास के सड़क को अगर जोड़ दिया जाता तो वहाँ पहुँचने की सुविधा होती। वहाँ पहुँच पाता, ऐसा नहीं है कि आदमी आराम से जा सके। राजधानी अगर भागलपुर में नहीं दे सकते थे तो कम से कम भागलपुर से नवगछिया पहुँचने के लिए का रास्ता आसान कर दिया जाता, तो लोग जो है वहाँ जाके ट्रेन पकड़ सकते थे, राजधानी पकड़ सकते थे। इन तमाम बातों को जितना आप छेड़ेंगे वो बातें निकलती जाएंगी। ऐसा है नहीं कि हम लोग जो है कोई बात अनजान है, किसी बात से अनजान है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार हर बात के लिए जिम्मेवार है। सरकार कितनी गंभीर है आम आवाम के लिए, सिर्फ इस बात को समझने की आवश्यकता है। जिस पल सरकार चाहेगी, सरकार ढूंढ लेगी काम को और समस्या को और उसको दूर कर देगी। उसके पास समस्या खड़ा करने का भी रास्ता है और उसका निदान का भी रास्ता है। सरकार मुद्दा आपके सामने चुनाव में खड़ी भी करती है और चुनाव के समय हल भी करती है। और देखना यह है कि कौन 5 साल
हमारे समस्याओं का समाधान करता है, कौन हर पल समस्याओं के लिए जूझता है, कौन पार्टी है जो हर पल आम आवाम की चिंता करता है। तो आम आवाम की चिंता करने वाली जो पार्टी हो उस पर भरोसा करना चाहिए जनता को, न कि ये जात पात और धर्मवाद वाली पार्टी पर भरोसा करना चाहिए। अगर इससे बच के जनता वोट देती है तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी और हम अच्छे तरीके से सत्ता में आएंगे। और सत्ता में आए तो इन छोटी मोटी समस्या जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम आवाम की वो न रहेगी। ये भोलानाथपुर एक समस्या है, क्या कहिएगा भोलानाथपुर के बारे में? थोड़ा सा पानी पड़ता है, पूरा जाम, पूरा पानी पड़ जाता है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। भोलानाथपुर समस्या जितनी बड़ी नहीं है उसे उतना बड़ा बनाया जा रहा है। हमारे विधायक जी भी प्रयास बहुत किए, हमको लगता है कि रेलवे वालों की तरफ से नो ऑब्जेक्शन नहीं मिला। ये जरूर है कि हम एक बड़ा आंदोलन आम आदमी के साथ मिलकर कर सकते थे और उस रेलवे ट्रैक को जाम कर सकते थे, उस पर संपार पथ खुद से मिट्टी डालकर बना सकते थे और मजबूरी होती सरकार की कि वो सरकार उसको जो है चाहे ओवरब्रिज देती चाहे संपार करती। किस विधायक के द्वारा प्रयास किया गया? आप कह रहे थे विधायक के द्वारा प्रयास। हमारे स्थानीय विधायक जो कांग्रेस के अजीत शर्मा। बिल्कुल। क्या क्या किया होगा बताइए, आम जनता को बताइए कि क्या कोशिश की अजीत शर्मा ने? अजीत शर्मा जी ने प्रयास किया, रेलवे को पत्र लिखा और कई बार उन्होंने कहा, अधिकारियों से बात की और कहा कि एनओसी दीजिए रेलवे के तरफ से ताकि ये संपार बन सके। लेकिन सरकार की उदासीनता, जबकि दोनों सरकार एक है, डबल इंजन वाली सरकार है, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि ये किस तरह से उसको बनवाए। आपने एक बड़ी बात कही है, मैं फिर तीसरे मुद्दे पर बात करूंगा। भागलपुर में घोटाला हुआ था, सृजन घोटाला। अगस्त महीने में सृजन घोटाले को 3 साल पूरे होंगे। बड़ा घोटाला है बिहार में, भागलपुर का सृजन घोटाला। और अभी तक जो सबसे बड़े अभियुक्त है अमित कुमार और रजनी प्रिया की गिरफ्तारी सीबीआई नहीं कर पाई है। कलिंगा का मालिक राजू भी फरार है। क्या कहिएगा प्रवीण जी, एक बड़ा घोटाला है। बड़े जुलूस को लेकर गए थे जिलाधिकारी कार्यालय, बड़ा झकझोरा था उस दरवाजे को हम लोग, लेकिन रिजल्ट क्या आया आज आप भी बता रहे हैं कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों गिरफ्तारी होगी? जब इनकी मिली भगत हो तो गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? आप इस मामले से विकास दुबे के मामले को जोड़कर देखिए तो सारा मामला अब तक सामने आ जाना चाहिए था। क्योंकि पदाधिकारियों की मिली भगत थी इसलिए ये गिरफ्तारियां रुकी हुई हैं। बड़े नाम सामने आ रहे थे, बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, बड़े नेताओं का रोज का आना जाना था उस सृजन कार्यालय में, कैंपस में, गेस्ट हाउस में, वहाँ ठहरते थे जाके मंत्रीगण, बड़े बड़े मंत्री हैं। अगर ये सब नाम आ जाएगा, गिरफ्तारी होगी, आ जाएगा ये सब नाम, तो गिरफ्तारी रोकना जरूरी है ना। क्या लगता है सीबीआई किस बात के लिए है? 2 IAS पर तो कार्रवाई सीबीआई ने की है, एक IAS पर चार्जशीट भी की गई है। अरे राजू फरार है, कलिंगा का मालिक राजू भी फरार है। क्या कहिएगा, सीबीआई के चार्जशीट होने के बाद कई लोग फरार चल रहे हैं, सीबीआई बड़ी जांच एजेंसी है। देखिए, शेल्टर हाउस, सृजन घोटाला, ये सब बड़े नामों से जुड़ा मामला है और शीर्षस्थ नेतृत्व जो है राज्य का, देश का, उसमें संलिप्त है, पूरी तरफ से उनकी संलिप्तता है। इसलिए ये नाम आना आसान नहीं है। ये नाम आएगा कभी, ये कदापि उचित नहीं लगता है। क्या आपकी सरकार आएगी पूर्व भूमि में तो क्या कांग्रेस के द्वारा ऐसे घोटाले में जो असली दोषी है वो गिरवान में सलाखों के पीछे जाए नहीं मुझे? जांच की तो खुली छूट निश्चित मिलेगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो सलाखों के पीछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई काम नहीं करती। जो जांच आगे बढ़ गया उसको पीछे लाके फिर से दोबारा उसका जांच कराएं और जबरदस्ती किसी को इन्वॉल्व करें, ऐसा हमारी सरकार कभी नहीं करती। हमारे सरकार का सिद्धांत, हमारे सरकार की नीति कुछ ऐसी रहती है कि हम लोग जो है किसी पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करते हैं, किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ऐसा देखा जा सकता है। नहीं तो आज आप देखिए किस तरह से प्रियंका जी के घर को खाली कराया जा रहा है, किस तरह से सोनिया जी, राहुल जी के सिक्योरिटी को छीना जा रहा है और मोहन भागवत के सिक्योरिटी को Z+ किया जा रहा है। अरे आप तो कहते थे कि हमारा RSS जो है बहुत बड़ा कैडर है, देश की रक्षा कर सकता है, आज उनको Z श्रेणी की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? बड़े आंदोलनकारी क्रांतिकारी हुआ करते थे अन्ना हजारे, उनको Z+ की सुरक्षा देके सुला दिया गया है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। तो ऐसी नीति, ऐसे सिद्धांत के बीच हमारी पार्टी आज
रोज जुझारूपन से जूझ रही है, लड़ रही है, संघर्ष कर रही है और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे एक दिन और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सृजन घोटाले का असली दोषी को जांच में दायरे में उनको मतलब दोष सलाखों के पीछे जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए? कोई भी दोषी हो, चाहे वो कोई भी दोषी हो, सृजन घोटाला में शेल्टर घोटाला दोनों में बचना नहीं चाहिए। कितना घिनौना काम है बालिका गृह वाला मामला जो है, कितना घिनौना काम है। समाज के लिए इससे ज़्यादा गंदा और क्या सोचा जा सकता है। जो रक्षक है वही भक्षक हो जाए तो फिर क्या कहना कि वो सलाखों के पीछे जाएंगे या ना जाएंगे। अब सृजन घोटाले में बड़ी बात कही है, परवीन जी ने कहा है कि जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। आखिर ये पूरी जांच कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी लोग हैं इसमें सीबीआई को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। अब देखिए भागलपुर का आत्माराम मेडिकल है। आप देखिए स्थिति देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भागलपुर है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में आपके आला अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। सरकार देख ले कि ये कैसा सिस्टम है आपका। ये 11 बजकर ये आदमी गिरा था, इसकी मौत हो गई है। काफी दुकानदार है, ये आत्माराम मेडिकल है। पूरे तंत्र पर सवाल उठता है। मीडिया को चाहिए कि कोई क्राइम हो गया है, अधिकारियों को चाहिए, यहाँ के नेता को चाहिए। आप देखिए आपका नगर निगम, आखिर आपके डीएम को कोरोना हो गया है, डीआईजी के बॉडीगार्ड को हो गया है, सीनियर एसपी के बॉडीगार्ड को हो गया। कैसा ये सिस्टम है। ये आदमी की मौत हो गई है। 11 बजे से एक आदमी दुकान पर गिरा हुआ है, उसकी मौत हो गई है। कोई उसको उठाने वाला नहीं है। कोई लापरवाही है। किसकी लापरवाही आप मानिएगा? इसके लिए पुलिस क्या करेगी? पुलिस कितने लोगों को संभालेगी? ये मेडिकल का, अस्पताल का काम है, डॉक्टर का काम है। ये काम आपके जिला प्रशासन का काम है। पुलिस कितने लोगों को संभालेगी? पुलिस क्या क्या करेगी? अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, हर जगह पुलिस को भेज दिया जाता है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है, लोग गिर रहे हैं। अब इसकी जांच होगी कि इसको कोरोना है या नहीं है। मानवता को तार तार कर दिया आपकी सरकार ने। आपको चुनाव है, आपको जवाब तो आपको देना होगा, बताना होगा कि ये कैसी स्थिति पैदा कर दी है। लोग एक एक दाने के लिए मोहताज है। लोगों की स्थिति खराब है। मैं दुकानदार से पूछता हूँ, आइए नीचे। ये दुकानदार बताएंगे कि आप देखिए, आप सच्चाई सुनिए। क्या कितनी बजे क्या बात है? 11 बजे की बात। क्या नाम आपका है? कृष्ण कुमार केडिया है, इसकी दुकान है। ये आत्माराम मेडिकल है। आप देखिए डीजीपी साहब, मुख्य सचिव साहब, दीपक कुमार मुख्य सचिव है। ये चर्चित दुकानदार है भागलपुर के। क्या हुआ उसके बाद? आया दवाई लेने के लिए, हफ्ती का पेशेंट था तो हफ्ती का दवाई दिया। उसके बाद उसको और खोला, हफ्ती का पंप दिया। पंप लेने के बाद बोला कि हम बैठना चाहते हैं। हम बोले कैसे खोल देते हैं, आप बैठ जाइए। तो 5 मिनट बैठा। 5 मिनट के बाद वो फोर्क भी अभी भी वहीं गिरा हुआ, फिर वो गिर गया। क्या होश नहीं आया इसको? नहीं, फिर आपको लग रहा है कि इसकी मौत हो गई? लगता तो है। आप देखिए, लगता है कि इनकी मौत हो गई है। आखिर ये किसी का तो बच्चा होगा, किसी का बाप होगा, कोई तो इसके परिवार में जरूर होगा। लेकिन ये कैसा सिस्टम है माननीय मुख्यमंत्री साहब, इसके लिए कौन दोषी है? क्या आप जिस तरह का अखबार का विज्ञापन बंद कर दिया जाता है, लोग सवाल उठाते हैं, ये कहाँ चले गए आपके नेता? कहाँ पूरा सिस्टम चला गया? एक सवाल है, लेकिन कौन जवाब देगा? आप देख लीजिए, आपके सामने पुख्ता साक्ष्य है। लोगों की भीड़ देख लीजिए। पुलिस का एक हुजूम है भागलपुर में। एक देख लीजिए, 3 डीएसपी है, ट्रेनिंग डीएसपी है 3 को, और इंस्पेक्टर कतवाली है, उप महापौर है। लेकिन आंखें बता रही है सिस्टम लाचार है। आंखें बता रही है कि ये भागलपुर का पूरा सिस्टम, बिहार का पूरा सिस्टम कहीं न कहीं लाचार दिख रहा है। आप देखिए, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि ये कुछ डेट कर गया है, ये होश में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है कहना मुश्किल होगा। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेवार है, एक बड़ा सवाल है। जवाब तो आपको देना होगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।
15 जुलाई है, बुधवार का दिन है, 11 बजे की ये बात है। आप देख लीजिए आत्माराम मेडिकल में ये व्यवस्था है, नगर निगम के आपके जिला प्रशासन की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है। 11 बजे जो आदमी गिर गया उसकी मौत होने की संभावना सामने आ रही है। मैंने उनसे पूछा है, आत्माराम मेडिकल के जो मालिक हैं, आप देखिए दोनों व्यक्ति किट पहने हुए हैं, आप इसको उठाएंगे और उसके बाद आप देखिए व्यवस्था पर सवाल उठता है पूरे सिस्टम पर। अभी सवा 4 बजने वाला है और ये लोग जो है इसको पैकिंग करेंगे, उठाएंगे। आप देखिएगा कहीं न कहीं पूरे व्यवस्था पर, सिस्टम पर सवाल तो उठता ही है। कहीं न कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की इसको लापरवाही आप मान सकते हैं। पूरी भीड़ है मेडिकल, इस समय आपका मेडिकल रोड है, ये पूरी भीड़ है, काफ़ी मात्रा में भीड़ है और लोग अपने अपने मोबाइल से, कैमरा से आप देखिएगा कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसी को भय नहीं है कि बीमारी हो, बिना काम के भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। पुलिस के लोग हैं और नगर निगम के उप महापौर है राजेश वर्मा जी, और आप देखिए कि दोनों किट पहने हुए हैं, दोनों आदमी वहाँ जाएंगे और उसके बाद उसको उठाएंगे। आप देखिए व्यवस्था है। आप कहिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव का समय है और ये कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में जहाँ लोग अफसर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, पूरा सिस्टम पर सवाल उठता है कि देखिए वो लोग करीब जाने में भी हिचकिचा रहे हैं। इतना भय है लोगों को कोरोना जैसी बीमारी पर और इतना भय बना हुआ है। आप देखिए ये उसको पैकेट को खोल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों व्यक्ति हैं, आप देखिए खोल रहे हैं, कोतवाली इंस्पेक्टर है और ट्रेनिंग डीएसपी समझा भी रहे हैं कि पूरी व्यवस्था को देख लीजिए। अब ये इसको खोल रहे हैं, खोलने के बाद और उसके बाद इसको ले जाएंगे। कहीं न कहीं चुनाव का समय है और ये गंभीर बीमारी है, लोगों को देखना चाहिए, सरकार के अधिकारियों को देखना चाहिए। अभी 4:15 बजा है, 4:15 बजा है और ये पूरा प्लास्टिक है, आप देख लीजिए पूरा रखा हुआ है और 4:15 बजने अभी भी जा रहे हैं। आप देख लीजिए पूरी स्थिति को, लोग उठाने में अभी भी कतरा रहे हैं। देखिए तो कौन कागज पत्तर है, देखिए रिक्शा लोकल आदमी है, सब्जी खरीदी है, निकलेगा कि नहीं तुम लोग यहाँ? कैसे दवाई दिया था? नहीं और कुछ है बैग में? बैग में और कुछ देख लीजिए ना। हाँ तुरंत वायरल होगा। तो क्या हुआ, क्यों नहीं उठा रहे थे? इसको ले यहाँ आप उठाइए ना, उसमें खाली रखो ना, काला वाला यहाँ पर रखना, गाड़ी हो गया। टिकट पहना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप पीपी किट पहने हुए हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, तक लगा हुआ है, आपको पूरी तरीके से सुरक्षित। आप उठाइए ना उसको, चलो 5 बजे खबर करो, उठा के चलो उठा। शरीर का दोनों चीज बाहर में सबसे झपाएगी, उठाओ ना, झपाएगी नहीं है ना, ये चलिए उठाइए, निकाल लिया प्रोटेक्शन। उठाइए उसको है पकड़ेगा तो फिर वो फट उठ जाएगा, फिर भारी दिक्कत की जाएगा।
एक आदमी पहले ऊपर चढ़ जाओ। बीच से पकड़ के उठा लो, बीच से। हाँ उठाइए ना, भैया मोबाइल अठल हाँ हेलो ये हाल है क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार केडिया। क्या आपकी दुकान पर दवाई लेने के लिए आया था? हाँ, दवाई लेने आया था। कितने बजे की बात है? 11 बजे। फिर क्या हुआ दवाई लेने के दौरान? दवाई लेने के बाद वो इनहेलर लिया। हाँ। इनहेलर लेके बाद अपने मुंह में पंप किया। हाँ। पंप करने के बाद बोला 5 मिनट हम बैठना चाहते हैं जी। और हम उसका गेट शटर खोल दिए कि बैठ जाओ बाबू जी। वो बैठा। 5 मिनट के बाद वो गिर गया। हाँ। गिरने के बाद हमको पता लगा कि भाई कि हमारा एक तो ग्राहक बाहर में गिर गया। हाँ। हम उसको पानी उनी थोड़ा छींटे। हाँ। तो पानी छींटने के बाद उसको कुछ होश उस आया नहीं। कहाँ कहाँ फोन किया आपने? हमने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, डीएम साहब को, थाना कोतवाली को, सबको फोन किया। कितनी देर के बाद अधिकारी आए? कोई अधिकारी नहीं आए 1.5 घंटा तक। तो नहीं, 12-1 बजे तक तो कोई अधिकारी नहीं आया। तो अभी 4 बजने जा रहा है, अभी तक नहीं उठाया गया है। क्या बोलिएगा आप, किसकी लापरवाही है ये? क्या बोलेंगे, बोलते पीपी किट आ रहा है। हाँ? पीपी किट आ रहा है। कौन बोला आपको पीपी किट आ रहा है? प्रशासन बोली है, कुछ उपमेयर साहब बोले हैं। क्या नाम है महापौर का? राजेश वर्मा जी। क्या बोले हैं आपको? आ रही है। आ रही है। हाँ। क्या आपको लगा कितना देर हो गया, कितने देर से कह रहे हैं कि आ रही है? 15 मिनट बोले हैं अभी पहले पे। हाँ। क्या 15 मिनट हुआ क्या नहीं हुआ? ना, अभी तो नहीं हुआ। नहीं हुआ है। नहीं। क्या आपको लगता है पूरी लापरवाही किसकी है? लापरवाही सिविल सर्जन बोलता है ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। सिविल सर्जन क्या बोलता है? हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। आपका डिपार्टमेंट नहीं है। कोतवाली बोलता है ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। तो हमको ये नहीं समझ में आता किसका डिपार्टमेंट है ये। नहीं। दिनांक 14/7/20 को बक्सर थाना क्षेत्र के निवासी तथा व्यवसायी हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के मालिक को उनके मोबाइल नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज भेज करके 50 लाख रुपए की डिमांड किया गया था तथा नहीं देने पर दुकान से उड़ा देने की धमकी का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले को भागलपुर पुलिस के द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया और नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी सिटी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी थे। इनके द्वारा
तकनीकी अनुसंधान करते हुए छापामारी करके 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम है मोहम्मद अब्दुल कादिर तथा बीबी सफीका, इनको घटना घटित होने के करीब 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से जिस मोबाइल से उन्होंने रंगदारी वाला मैसेज भेजा था वो भी बरामद किया गया है और वो मैसेज भी प्राप्त कर लिया गया है। इन दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों ने रंगदारी कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि दोनों जो अभियुक्त हैं वो उनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा वो इससे जो पैसा प्राप्त होता उससे वो भाग करके शादी करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। इस प्रकार से भागलपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में जो भी शामिल अभियुक्त थे, अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली।